नमस्कार, स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में चुनाव से भरे इस सियासी माहौल में हाजिर हूं मैं एक बार फिर से चटपटी और रोचक खबरें लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में एक कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड का घोटाला हुआ था, जिसमें कहा गया कि करीब 4,000 करोड़ रुपया कर्मचारियों के वेतन का बचत का डूब गया। उसमें कितनी सच्चाई थी? उस समय तत्कालीन तौर पर कई सारे अफसरों पर कार्रवाई हुई, उनकी गिरफ्तारियां हुई, उन्हें जेल भेजा गया। ये मामला इतना बड़ा था कि पूरी सरकार हिल गई। सरकार ने कई एजेंसियों को जांच सौंपी, लेकिन जब ये मामला और बड़ा होता गया, प्रदेश के बाहर निकल गया, तो फिर ये सीबीआई के हाथ में चला गया। सीबीआई इसकी जांच कर रही है लगातार, परत दर परत वो खोद रही है। अब उसने ये कहा है कि जो 3 आईएएस अफसर हैं जो बिजली विभाग में तैनात थे उच्च पदों पर, अब उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाए। यह अनुमति सीबीआई ने उत्तर प्रदेश की सरकार से मांगा है। आपको याद होगा कि जब यह पीएफ घोटाला चर्चा में आया, उसी समय उत्तर प्रदेश में नई योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, और जैसे ही ये मामला उछला, उसी समय कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको जेल भेजा गया। लेकिन किसी भी आईएएस अफसर पर कोई आंच नहीं आई। ऐसी धारणा बनी कि राज्य सरकार में जो उच्च पदों पर बैठे अधिकारी हैं, वो अपने संवर्ग के अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने देना चाहते। वो छोटे लोगों की गर्दन नापकर सरकार को वाहवाही तो दिला देते हैं, लेकिन इस घोटाले की असली जड़ में जितने नाम हैं, उनको बराबर सजा नहीं मिल पाती, या ये कहें तो दोहरा मापदंड अपनाया जाता है। जिन अफसरों के खिलाफ इसमें अभियोजन की स्वीकृति मांगी गई है, उसमें से 2 तो भारत सरकार में तैनात हैं, एक अफसर उत्तर प्रदेश में है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस अफसर पर यह मुकदमा चलाना चाहती सीबीआई, वो इस समय केंद्र में ऊर्जा का सचिव है। पूरे भारत में बिजली देने की व्यवस्था ऊर्जा की उसके हाथ में है। उसका नाम है आलोक कुमार। आलोक कुमार जब चेयरमैन बने, उस समय योगी की सरकार आ चुकी थी। यह घोटाला खुला, लेकिन कहा यह गया कि ये पिछली सरकार के समय का निर्णय था, जिसमें उस समय के तत्कालीन एमडी और उनके नीचे के जो ट्रस्ट बना है पीएफ का, उसके 2 बड़े अधिकारी इसमें नप गए, शामिल थे। लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो ये पता लगा कि जो पहला निवेश था वो पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था, और उसका 22 करोड़ रुपया के करीब वो वापस भी आ गया। उसी दौरान जब सरकार के परिवर्तन की प्रक्रिया हुई, तो ये इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया लगातार जारी रही, और चेयरमैन आलोक कुमार और एमडी अपर्णा यू वो पद पर रही, और पैसा जाता रहा। इन दोनों अफसरों ने शायद इस ओर ध्यान नहीं दिया, और सुधांशु द्विवेदी और प्रवीण गुप्ता मनमाना घोटाला करते रहे। मामला तब और गंभीर हो गया कि जब पीएनबी की बजाय डीएचएफएल में यह पैसा निवेश होने लगा। भारत सरकार के आदेशों का इन अफसरों ने उल्लंघन करके पीएफ का 50% से अधिक हिस्सा दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में निवेश कर दिया, जबकि उस समय यह संस्था वाणिज्यिक बैंक के रूप में अनुसूचित नहीं थी, यानी कि इनरोलमेंट नहीं था, इम्पैनल्ड नहीं थी। उसके बावजूद बहुत बड़ी राशि 2600 करोड़ की डीएचएफएल में दी गई। आरोप लगाया गया साहब पिछली सरकार का पाप था, उनके अफसरों ने घोटाला कर दिया, उनको जेल भेज दिया जाए। लेकिन अपने ऊपर दाग ना लगे, अपने ऊपर आंच ना आवे, इसकी पूरी व्यवस्था की गई। अब मामला जब सीबीआई के सामने आ गया, तो अब इसमें बहुत बड़े बड़े नाम फंसने लगे हैं। हमारे सिस्टम की खामी ये है कि जो नॉन आईएएस अफसर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार देर नहीं लगाती, लेकिन जो राजपत्रित अधिकारी हैं, आईएएस अफसर हैं, उन पर हाथ भी डालती नहीं है।
जब तक होता है उनको बचाती है। ये भेदभाव ही इसी तरह के घोटालों का कारण बनता है। इस देश में जितने भी कानून बनाने वाले लोग हैं वो दूसरों पर तो चाहते हैं कि इसकी सख्ती हो, लेकिन जब खुद पर बात आती है तो वो इस पर अमल नहीं होने देते। हर कानून बनाने वाला ये चाहता है कि इस पर कठोरता से ये दूसरों पर लागू हो, लेकिन अपने ऊपर इसका अमल ना होने पावे। एक गाना आया था कि तुम हमें ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। सियासत में कोई किसी का सगा नहीं है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव ने तमाम ऐसे रिश्तों को टूटते देखा जिनकी उम्मीद नहीं थी। अब एक और ताज़ा उदाहरण आपके सामने लखनऊ का है, जहां एक पति पत्नी के बीच टिकट को लेकर ऐसी जंग छिड़ी कि बाजी तीसरे ने मार ली। और पति इस बात से ही खुश हैं कि चलो हमें ना मिला तो कोई बात नहीं, मेरी पत्नी को नहीं मिला ये भी अच्छा हुआ। लखनऊ की जो सरोजनी नगर सीट है उसमें बीवी का टिकट कटने से उनके मियां दयाशंकर काफ़ी प्रसन्न हैं। पति चाहता था कि पत्नी को टिकट ना मिले, पत्नी चाहती थी कि पति का टिकट कट जाए। जिस तरह से स्वाति सिंह मायावती के खिलाफ एक आंदोलन में उभर कर नेता बनी थी, वो जितनी तेज़ी से आई थी उसी 5 साल के भीतर उनको सब कुछ हासिल हुआ। उनको बीजेपी का टिकट मिला, वो विधायक बनी, वो मंत्री बनी, लेकिन 5 साल पूरा होते होते वो उनका टिकट चला गया और उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, अब इस पर तमाम सारे कयास हैं। लेकिन इन सब के पीछे अगर नेपथ्य में आप जाएं तो सबका कारण दयाशंकर सिंह थे। दयाशंकर सिंह बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और मायावती पर एक बयान देकर वो विवादों में आ गए थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको जेल जाना पड़ा। उनकी खातिर उनकी पत्नी ने तब संघर्ष किया और स्वाति सिंह एक बीजेपी की फायरब्रांड नेता बनकर लखनऊ में उभरी थी। यही वजह थी कि पति के जगह पर उनको टिकट दिया गया। लेकिन जब सत्ता मिल जाती है, जब पावर आ जाती है, तो उसे कोई छोड़ना नहीं चाहता। मियाँ बीवी भले ही कितने ही एक दूसरे के सुख दुख के साथी हो, कहा जाए कि एक दूसरे के बिना जीवन अधूरा है, परिवार नहीं बनता है, लेकिन मंत्री पद की चाहत, पावर गेम ऐसा है कि वो पति पत्नी में भी लड़ाई करा सकता है, दूरियां बढ़ा सकता है। 5 साल के बाद जब चुनाव की घड़ी आई, तब पति पत्नी के बीच ये खटास और तेजी से उभरी। दयाशंकर सिंह खुद को बीजेपी का मूल नेता मानते हैं। पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बाद वो पूछते हैं कि मुझे क्या मिला। उधर दूसरी ओर पत्नी मंत्री है और वो चाहती थी कि किसी तरह से उनको फिर से टिकट मिले, उनका टिकट कटने ना पावे। बीजेपी नेतृत्व के सामने भी उहापोह की स्थिति थी कि एक तरफ ऐसा कार्यकर्ता जिसने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, दूसरी तरफ पार्टी में अचानक से उभरी एक नेता और चुनाव जीतकर स्थापित हुई विधायक और मंत्री। किसको टिकट दिया जाए और किसको दुखी किया जाए। इसी बीच भारत की सरकार में एक नाम ऐसा उभरा जिसने इन दोनों को साध दिया, या यूं कहें कि जिसके नाम पर दोनों संतुष्ट नजर आ रहे हैं। सरोजनी नगर सीट से बीजेपी ने जब टिकटों का ऐलान किया तो ना पति का नाम था ना पत्नी का, वहां पर नया नाम आया राजेश्वर सिंह का। राजेश्वर सिंह केंद्र सरकार में एक बड़ी जांच एजेंसी के एक बड़े अफसर थे। उनके नाम की चर्चा पहले से थी कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने वीआरएस के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन ये माना जा रहा था कि वो अपने गृह जनपद शायद सुल्तानपुर जाकर वहाँ से टिकट लें। लेकिन जब लिस्ट आई, जब ऐलान हुआ, तो सरोजनी नगर सीट से राजेश्वर सिंह को बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया। दिल्ली से टिकट का ऐलान होते ही राजेश्वर सिंह लखनऊ अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर कूच कर गए। जिसका टिकट कटा हो सकता है वो दुखी हो, लेकिन उसने अपना दुख जाहिर नहीं किया। लेकिन जिसे नहीं मिला वो खुश था। कारण जो भी हो, लेकिन राजेश्वर सिंह ने लखनऊ पहुंचकर
स्वाति सिंह से भी मुलाकात की और उनसे सहयोग मांगा। दयाशंकर पहले से ही गदगद थे, उन्होंने हाथों हाथ उन्हें लिया। हैरत की बात यह है कि पार्टी ने कौन सी ऐसी घुट्टी पिलाई कि पति और पत्नी दोनों अपनी जगह खुश हैं और तीसरे की एंट्री हो गई। शायद ये बीजेपी का अनुशासन है या कोई आश्वासन। लेकिन सरोजनी नगर का चुनाव बहुत रोचक है, क्योंकि एक ऐसा युवा और एक ऐसा अफसर इस चुनाव में आया है जिसने अपनी नौकरी और अपना चमकदार कैरियर दांव पर लगाया, या यूँ कहें उसे छोड़कर अब वो सियासत में आए हैं। प्रदत्त और अर्जित दो ऐसे शब्द हैं जो ये बताते हैं कि हमको अपने माता पिता से विरासत में क्या क्या मिला है, वो प्रदत्त है, और हम अपने जीवन काल में अपने कर्म से क्या अर्जित करते हैं उसका महत्व सबसे ज़्यादा माना गया है। सियासत में भी तमाम ऐसे सारे युवा हैं जिन्होंने अपने पिता की विरासत को संभाला, आगे बढ़ाया और राजनीति में मुकाम हासिल किया। आज चर्चा इस बात की है कि अखिलेश यादव जो मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं, जो विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ने जा रहे हैं, उनके लिए करहल क्यों महत्वपूर्ण है। करहल मैनपुरी की विधानसभा सीट है, लेकिन अखिलेश ने क्या करहल को यूं ही लड़ने के लिए चुना। अखिलेश यादव आज विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं। जो सेंट्रल यूपी का इलाका है जिसमें 8 जिले आते हैं, शायद करहल से अखिलेश यादव ने उस इलाके को संदेश देने के लिए ये सीट चुनी है। या यूं कह सकते हैं आप कि अखिलेश यादव करहल से करीब 30 से 40 विधानसभा सीटों पर सीधे नज़र रखेंगे। अगर आप भौगोलिक दूरी देखें तो करहल और सैफई के बीच की दूरी मात्र 11 किलोमीटर है। तो ऐसे में जो सैफई का इलाका है, एक बार वो फिर से यूपी की पॉलिटिक्स का, या ये कहिए कि समाजवादी पॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट बनेगा। इन 8 जिलों में आप अगर जोड़ेंगे तो फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, एटा, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कायमगंज, ये सब समाजवादी बेल्ट के तौर पर गिने जाते रहे हैं। इस इलाके को इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण माना गया समाजवाद के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहीं पर समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कर्मभूमि रही। एक तरह से अगर आप देखेंगे तो मुलायम के साथ साथ लोहिया अखिलेश यादव के भी आदर्श हैं, और अखिलेश अपने पिता मुलायम के पदचिन्हों पर चढ़कर ही समाजवाद की उस मुकाम तक पहुंचने में लगे हैं जहां मुलायम ने संघर्ष करके एक पार्टी खड़ी की और उसे कई बार सत्ता तक पहुंचाया। करहल का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है कि मुलायम सिंह यादव इसी इलाके से पढ़े थे और यहीं के एक डिग्री कॉलेज में वो शिक्षक भी रहे। करहल और अखिलेश का ये जो मेल है वो जसवंत नगर में शिवपाल यादव के जो समाजवादी प्रभाव है उसको भी और मजबूत बनाता है। हालांकि बीजेपी ने मुलायम परिवार में जिस तरह से झगड़े का फ़ायदा उठाया, या यूँ कहिए कि तोड़ फोड़ किया, या वो जो दंड पहुंचाया, वो इस इलाके को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाया है। बीजेपी ने अपर्णा यादव को सपा से तोड़कर जो मुलायम के परिवार में कटुता थी उसको उजागर करने का एक संदेश देने की कोशिश की। लेकिन अगर आप सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दृष्टिकोण से देखें तो वो पारिवारिक माहौल और एकजुटता को बनाए रखने में खुद को कामयाब पाते हैं, क्योंकि जो जनाधार रखता है वो उनके साथ हैं, वो उनके चाचा शिवपाल यादव, उनके दूसरे चाचा राम गोपाल यादव और पिता मुलायम सिंह का आशीर्वाद भी उनको हासिल है। तो सियासत में पहलवान वो है जो सामने वाले को चित कर दे, जो हर हाल में जीत हासिल करे। ये जो इलाका है 2017 में जब मोदी लहर आई तो बहुत बड़े बड़े पेड़ इस इलाके में उखड़ गए। 5 साल बीत गया, नदी में तमाम पानी भी बह चुका है।
जिन लोगों की समाजवादी परिवार और पार्टी से नाराज़गी थी, उनको मनाने की कोशिश भी हो रही है। अखिलेश का यहाँ पर नामांकन करना ये दर्शाता है कि वो मुलायम की छत्रछाया में जो सियासत उन्होंने देखी और जानी, इस इलाके के लोगों को जो जाना और पहचाना, उसको वो फिर से मजबूत बनाने आए हैं। अपने यहाँ बड़ी चर्चा होती है कि सियासी लोग और नेता ये रंग बदलने में बड़े माहिर होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नेता गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। भाई चुनाव है तो नेता हर कर्म करने को तैयार हैं। कुछ लोग ज़मीन पर लेटकर पांव पकड़ लेते हैं, कुछ लोग घर में बैठ के खाना खा रहे हैं। हर जगह नेताओं की उपस्थिति है और कुछ का अंदाज तो इतना निराला है कि वो अपने आप लोगों की निगाह में आता है। आज हम बात करेंगे कुछ नेताओं की ऐसी गतिविधियों की जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में सुर्खियां पा रही हैं। सबसे पहले बात उद्योग मंत्री सतीश महाना की, जो कानपुर के महाराजपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। आपने अक्सर उनका वीडियो देखा होगा कि वो जहाँ कहीं जाते हैं तो कहीं वो बच्चों के साथ बैठ के गिट्टक खेलने लगते हैं, तो कहीं वो चाय छानने लगते हैं होटल पे पहुँच के, और कहीं वो बैडमिंटन खेलते नज़र आते हैं। तो ये नेताओं को 5 साल बाद ही ऐसी फुर्सत मिलती है या चुनाव में ही कुछ उनके मन का जो बच्चा होता है वो जाग जाता है, कुछ या उम्र का प्रभाव है कि बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं, उनके व्यवहार इसी तरह का हो जाता है। बस चाहे जो हो वोट मिलना चाहिए, ये कोशिश रहती है। तो मंत्री जी बैडमिंटन खेलें, मंत्री जी गुट्टक खेलें, चाय छाने, चाय पिलाएं, और उनकी पार्टी में चाय का बड़ा महत्व भी है। दूसरी चर्चा लखनऊ के बड़े लोकप्रिय मंत्री हैं, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की है। वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। पाठक जी भी, लोग रोटी बेलते हैं, पाठक जी पूड़ी तलते हैं। पाठक जी सिलाई कढ़ाई भी कर लेते हैं, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा। मैं आपको इस बात को आखिरी में बताऊंगा कि वो जो कपड़ा सिल रहे थे वो लेडीज़ का था कि जेंट्स का। इसी तरह जब आगे बढ़िए तो एक मंत्री हैं शाहजहांपुर के सुरेश खन्ना, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो भाई चुनाव प्रचार में टहलते, लोगों से मिलते, थक गए तो थोड़ा बहुत गाने का भी वो शौक़ रखते हैं। गाना गाकर उन्होंने लोगों का दिल बहलाया और अपना भी दिल हल्का किया। आपको याद होगा कि कानपुर में एक पुलिस कमिश्नर थे असीम अरुण, IPS अफसर थे। 9 साल उनकी नौकरी बची थी, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़कर विधायक बनने की ठानी, जनता की सेवा करने का मन बनाया। लेकिन नौकरी में रहते भी वो चर्चा में थे, समाज सेवा करते थे और वो उदाहरण पेश करते थे कि वो उच्च पद पर रहकर भी ज़मीन के लोगों की दुख और तकलीफ समझ सकते हैं। तो उन्होंने जब क्रिकेट मैच हुआ कानपुर के ग्रीन पार्क में, तो वहाँ पर कूड़ा बीनकर लोगों को साफ सफाई का एक संदेश दिया। पहले हमारे यहाँ जो काम फिल्मी सितारे और कलाकार करते थे, उनको अब हमारे यहाँ के नेताओं और मंत्रियों ने पीछे छोड़ दिया। चुनाव में अब उनकी डिमांड कम हो गई है। हालांकि चुनाव जीतने के बाद ये नेता गाना बजाना तो कम, गाली गलौज ज़्यादा करते हैं। तब उन्हें इन्हीं गरीब लोगों के बीच में बैठने पर कभी पसीने की बदबू आती है, कभी शर्म आती है। लेकिन वोट ऐसी चीज़ है, आज मौका ऐसा है कि वो पैर में गिरने को तैयार बैठे हैं। वैसे रात के अंधेरे में सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहनकर अगर कोई आपका पैर छुए तो आप डरिएगा नहीं, क्योंकि वो भूत नहीं, नेता हो सकता है, विधायकी का टिकट लड़ने वाला कोई प्रत्याशी हो सकता है, वो आपका वोट मांगने आया होगा। फिलहाल ये सियासत है, यहाँ तमाम तरह के आपको माहौल देखने को मिलेगा। कोई चाय बनाएगा, कोई पूड़ी तलेगा, लेकिन सब कुछ जनता के हाथ में है। जनता जनार्दन है, वो 5 साल में नेताओं को ऐसा करने के लिए एक बार मजबूर करती है कि जिन्होंने 5 साल उसकी बात नहीं सुनी, अब उनको उनके दर पर आकर सब कुछ सुनना पड़ता है। चुनाव और राजनीति के ये रंग हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्री ब्रजेश पाठक जब पूड़ी तलने के बाद सिलाई की दुकान पर गए तो वो किसका कपड़ा सिल रहे थे, ये बात कुछ लोगों ने गौर की। लेकिन
यह बात यहाँ कहना ज़्यादा उचित नहीं होगा। फिलहाल इसको हल्के फुल्के माहौल में ही लीजिए और आने वाले वक्त में हम आपके सामने कुछ ऐसी ही रोचक और चटपटी खबरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।